हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर्स। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का लेसन नंबर फर्स्ट का ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। आइए जानते हैं कि इसमें हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे और क्या क्या कवर करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो ये टॉपिक है या फिर जो ये लेसन है इसका नाम है पुष्पिपादपों में लैंगिक जनन। अगर मैं जनन की बात करूँ, आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि जनन क्या है, और दूसरी बात ये भी आपको बता चुका हूँ कि लैंगिक जनन क्या है। जनन का मतलब एक बार मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ। जनन अपने समान जीवधारियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अपने समान, जैसे हम हैं वैसे ही। जैसे गधे का बच्चा गधा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, इंसान का बच्चा इंसान, अपने समान जीवधारियों को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। जनन के 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो पहला हमारा है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन और तीसरा है वर्धी या फिर कायिक जनन। पुष्पिपादपों में हमें इन्हें अध्ययन करना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इससे पहले जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने आपको बताया था पुंकेसर। पुंकेसर मतलब पुष्प का नर भाग। और आज हमारा दूसरा ये इसका जो टॉपिक है वो है स्त्री केसर यानी पुष्प का मादा भाग। देखिए, सिमिलरिटी और डिफरेंस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये स्त्री केसर फीमेल वाले भाग को रिप्रेजेंट करता है और जो पुंकेसर था वो मेल वाले भाग को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात, लघु बीजाणुधानी। देखिए, लघु बीजाणुधानी ये आपके स्त्री केसर में अंडाशय के निर्माण की प्रक्रिया है, या बीजांड या बीज। अब अंडाशय बनेगा तो अंडाशय में बीज तो बनेंगे ही। तो ये क्या है, बीज के निर्माण की प्रक्रिया है। और जबकि जो पुंकेसर था वो परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया थी, जिसको हम बोलते थे लघु बीजाणुधानी, या फिर उस प्रक्रिया को बोलते थे लघु बीजाणु जनन। इन दोनों में इस बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में अंतर पूछा गया था 3 नंबर में। ठीक है, तो ये आपके लिए डिफरेंस इसका इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे लास्ट में बीजांड। बीजांड क्या है? जिसमें बीज लगते हो। क्या लगते हो? बीज, यानी बीजांड मतलब बीज सहित अंडाशय। फिर है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश जिससे पहले बीज का विकास होगा, फिर उसमें भ्रूण का विकास होगा, क्योंकि आगे चलकर उसी पौधे को उसी भ्रूण को एक नए पौधे का विकास करना है। ठीक है। जायांग को पुष्प का स्त्री जननांग। स्त्री जननांग मतलब आपको ऑलरेडी बता रखा है, मादा भाग का प्रतिनिधित्व करता है। जायांग एक स्त्री केसर। देखो, जायांग यानी पुष्प का मादा भाग। एक अंडपी मतलब एक अंडाशय युक्त, जैसे कि आम। मैं अगर इसकी बात करूं तो क्या हो गया? आम एक अंडाशय है। बहुस्त्री केसर यानी बहुअंडपी, एक से अधिक अंडाशय है। सरसों। तीसरा बहुअंडपी, जहां पर ये एक से अधिक होते हैं वहां स्त्री केसर आपस में संलग्नित होकर युक्त अंडपी। देखो, अगर ये एक से अधिक हैं तो युक्त अंडपी, और युक्त अंडपी का मतलब क्या हुआ कि जिसका अंडाशय संयुक्त हो। जिसका अंडाशय क्या हो? संयुक्त हो, उसे युक्त अंडपी बोलते हैं। या फिर आपस में स्वतंत्र या वियुक्तांडपी। देखो, 2 चीजें समझने योग्य हैं, एक है युक्तांडपी और एक है वियुक्तांडपी। जिनका अंडाशय संयुक्त हो उन्हें एकांडपी, और जिनका अंडाशय संयुक्त ना हो मतलब अलग अलग हो उन्हें क्या बोलेंगे? वियुक्तांडपी। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग कैसे और क्यों है। देखो, सबसे पहली बात कि स्त्री केसर क्या है? पुष्प के मादा भाग का प्रतिनिधित्व करता है। कमल मत समझिएगा, ये हमारा है वर्तिका। वर्तिकाग्र, और सबसे लास्ट वाला भाग हमारा क्या है? अंडाशय। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्त्री केसर। ठीक। वर्तिका, वर्तिकाग्र तथा अंडाशय। प्रत्येक स्त्री केसर के कितने भाग हैं? 3। वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। वर्तिकाग्र पराग कणों के अवतरण का मंच प्रदान करने का काम करता है। पराग कणों को अवतरण का, यही पहुंचते हैं पराग कण। ये रहे आपके पराग कण। ये बहुत सारे छोटे छोटे पराग कण हो गए। ठीक है, ये अवतरण का मंच प्रदान करता है।
वर्तिकाग्र एक वर्तिका एक दीर्घावृत पतला इकाहरा भाग है, ये वाला वर्तिकाग्र। दूसरा मुझे लगता है ये होगा वर्तिका। ठीक है, ये भाग है इसके, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, वर्तिका सबसे नीचे का भाग है, वर्तिका ये वाला भाग जो है वो सब इससे नीचे का, मतलब ये ऊपर है और ये क्या है, नीचे। स्त्री केसर का आधार उभरा हुआ यानी फूला हुआ है। मैं स्त्री केसर के आधार की बात करूं, मैं पुनः इसको ड्रा करूं, ये जो भाग है ये फूला हुआ है और इस फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है, गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा स्थित होता है। क्या स्थित होता है, अपरा। जैसे मेरी बात सुनो, अगर मैं देखूं इसके अंदर क्या लगे होंगे, छोटे छोटे बीज, और बीज में ये सबका अपरा। जिसे मैं बोलूं अपरा, मतलब हम अंग्रेजी में इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। प्लेसेंटा जैसे बच्चे की नाभि होती है जो माँ के गर्भाशय से जुड़ी होती है, ठीक उसी प्रकार ये जो बीज हैं वो किसी न किसी चीज से संयुक्त होते हैं, इससे उनको नरिशमेंट मिलता है। जैसे मैं बात करूं बच्चे को माँ के गर्भाशय से जुड़ी अपरा से नरिशमेंट मिलता है, तो उसी प्रकार इनको जो अपरा है, यानी हम इसको हिंदी में नाभि भी बोलते हैं, इससे इसको भी क्या मिलता है, पनिशमेंट, अपरा। ये सब कक्षा 11 ये प्योर एनसीईआरटी है ना, इसलिए ये चीजें आ रही हैं। मैं प्योर एनसीईआरटी डिपेंडेंट रखना चाहता हूं आपको, जो हर जगह लागू होती है, जिसका मतलब फायदा जो कोई भी बच्चा मेरे साथ पढ़े, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या फिर किसी अदर स्टेट का भी हो, तो अगर वह एनसीईआरटी फॉलो होती होगी, ऑल इंडिया फॉलो होती है, तो उसमें सबका फायदा हो, इसलिए मैं इस एनसीईआरटी को चुना इस पर पढ़ाने के लिए। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। दीर्घ, ये पूरा क्या कहलाएगा आपका, बीजांड। ये तो बीज हो गए, और ये जो पूरी संरचना है वो आपकी क्या कहलाएगी, बीजांड। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या 1। जैसे एक बात बताओ, गेहूं और धान और आम, गेहूं में भी कितना बीज है, 1, आम में भी कितना बीज है, 1, और धान में भी कितना बीज है, 1। अब आप कहोगे गेहूं और धान में 1 बीज कैसे हुए सर, उसमें तो इतनी ऐसे कुछ संरचना आपको दिखाई देती है जिसमें बहुत सारे बीज लगे दिखाई देते हैं। आप यही सोचेंगे, मैं सोच रहा, ये गेहूं देखा ना आपने, ऐसा कुछ देखा गेहूं में, ठीक है। अब इस एक को जब आप हटाओगे, मेरे कहने का मतलब आपका एक बीज जो इंडिविजुअली है दिख रहा है वो ये है ना एक बीज, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक अंडापी। धान में आप देखेंगे उसमें भी एक ही बीज मिलेगा, मतलब एक साथ एक ही बीज मिलेगा। आम में आप देखेंगे तो एक ही बीज मिलेगा। लेकिन अगर मैं पपीता, तरबूज और आर्किड की बात करूं, आर्किड का मतलब जैसे ये भी एक पौधा है जो दूसरे पौधों के ऊपर परजीवी के रूप में उगता है। पपीते में बहुत सारे बीज होंगे, तरबूज में भी बहुत सारे बीज होंगे। तो एक अंडपी मतलब एक अंडा से, और बहुअंडपी मतलब बहुत सारे अंडा पे। गुरु बीजाणुधानी, आइए एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड की संरचना से परिचित होंगे। आवृत बीजी का मतलब जिसका अंडा से, ऑलरेडी जब भी लेसन मैंने शुरू किया था तभी आपको बता दिया था कि आवृत बीजी का मतलब जिसका अंडा से ढका हुआ हो, और अनावृत बीजी का मतलब जिसका अंडा से ढका हुआ ना हो। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो वृत्त या डंठल से बीजांड वृत्त कहते हैं। ऐसे ऐसे देखे होंगे ना छोटा छोटा भाग, जैसे ये जो गेहूं है किसी न किसी चीज से इस प्रकार जुड़ा भी तो होगा, क्योंकि उसी से इसको हम क्या मिलना है, नरिशमेंट मिलना है, और उसी से इसका ग्रोथ यानी सारी चीजें डिपेंडेंट हैं। तो इसको बोलते हैं बीजांड वृत्त।
अपरा के द्वारा जुड़ी होती है, और इसी को चाहे बीजांडवृत्त बोलें और चाहे बोलें अपरा, क्योंकि मैंने बोला है ऑलरेडी कि इसी के द्वारा इसको नरिशमेंट मिलता है। ठीक है, अब मैं बढ़ूँ आगे की तरफ। बीजांडवृत्त के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संलग्नित होती है। यह नाभिका बीजांड एवं बीजांडवृत्त के संधि का बिंदु है। नाभिका बीजांड एवं बीजांडवृत्त, जैसे ये हो गया बीज और ये हो गया बीजांडवृत्त। जिससे मैं बोलूं कई सारे बीज इस प्रकार लगे हुए हैं, तो ये बीज और ये इसके साथ में क्या लगा है, बीजांडवृत्त। अब ये जिस पॉइंट पर जुड़ा होता है इसको बीजांडवृत्त कहा जाता है। ये वाला भाग, जिस पॉइंट पर बीजांड से नाभि जुड़ी होती है, ये जो नाभि है यानी ये जो प्लेसेंटा है, जिस पॉइंट पर बीजांडवृत्त से जुड़ी होती है, ये वाला भाग बीजांडवृत्त कहलाएगा आपका। ठीक है, और ये जिस भाग पर जुड़ी होगी उसको बीजांडवृत्त कहते हैं। संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होता है। एक या दो आवरण, ये जो जैसे मटर के दाने देखे होंगे ना आपने, ये रहा मटर का दाना। जब आप इसको ऊपर से एक लेयर लगी रहती है जिसको आप हटाओगे तो इसमें आपको दो दालें मिलेंगी या इसके दो भाग मिलेंगे, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो ये बाहर से एक संरक्षक आवरण से घिरी होती है, इसको हटा दोगे ये इसका संरक्षक आवरण है। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होती है, चारों तरफ से कवर करके रखता है। केवल बीजांड द्वार नामक स्थान आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर। अब ये जो मटर का पौधा, मटर का बीज है, मैं पूरा मटर ही बना देता हूं यार, रुको, इस बार पूरा मटर ही बना देते हैं ताकि आप समझ सकें अच्छे से। ठीक, ये इसमें लगे बीज, ठीक है। अब ये छोटे से ये जो छोटी सी संरचना है जहां से ये अपरा जुड़ी हुई है उसी को हम बीजांडवृत्त बोलते हैं। और ये पूरी जो लेयर है इस पर डबल लेयर चढ़ी हुई है इस प्रकार। ठीक, तो ये वाला जो भाग होगा इसको छोड़कर इसको चारों तरफ से घेरेगी। यही लिखा हुआ है साफ साफ, छोड़कर बीजांड के चारों तरफ से घेरे रहती है। बीजांड द्वारी सिरे से ठीक विपरीत निभाग यानी कैलजा होता है। यह जो बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये जो मटर का दाना होगा ये दो भागों में क्या होगा, डिवाइड, और उस डिवाइड पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, उसको हम कैलाजा या फिर निभाग कहते हैं। बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? अच्छा हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आप देखो थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन आपको होगा भी तो आप प्लीज़ एनसीईआरटी फॉलो करिएगा। मैं टोटली एनसीईआरटी पे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जो भी देखे ना सबके लिए कामगार हो, या फिर मेरी जो हॉबी है वो एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ों को पढ़ाना या पढ़ना है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे बीजांडकाय। अब ये बीजांडकाय क्या है भैया? ये बीज, ये जो क्षेत्र होगा इसको बोलेंगे बीजांडकाय। केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता में आरक्षित आहार सामग्री जो इसके केंद्रक होता। अब कोशिका होगी तो इसका भैया, अब यहाँ पर जो कोशिकाओं का अगर ये समूह है तो भैया अगर कोशिका होगी तो कोशिका के अंदर उसका केंद्रक भी तो होगा, और उस केंद्रक में आरक्षित प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं, आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय भ्रूणपोष या मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट बीजांडकाय में स्थित होता है। यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट स्थित है। एक बीजांड में एक अकेला भ्रूणपोष होता है। भैया जैसे मैं मटर की भी बात कर रहा था कि एक एक बीज इंडिविजुअली तो लगे हैं ना, संयुक्त नहीं है। तो कितने बीज होंगे एक बीजांड कोष, एक भ्रूणपोष में? एक बीजाणु एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है और एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, गुरु बीजाणु जनन। और जो स्पर्म यानी मतलब पराग कणों के निर्माण की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, लघु बीजाणु जनन, या फिर लघु बीजाणु से बनी होती है। वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। मैं टोटली आपको बता रहा हूं कि मैं केवल मेल और फीमेल, यानी पुष्प का मेल भाग मैं आपको बता चुका था, ये फीमेल वाला भाग है जो आज आपको बता रहा हूं। ये
ये है पुष्पासन, जिसपे पुष्प की सभी संरचनाएं टिकी हुई हैं। क्या है ये? पुष्पासन, जिसपे पुष्प की सभी संरचनाएं टिकी हुई हों। ये उभरा हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। और ये जो भाग इसका दिखाई पड़ रहा है, ये जो भाग इसका दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, और ये पराग कणों के आवरण का मंच प्रदान करता है। बता दिया था हाल में। देखो युक्तांड जिसमें अंडाशय जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और ये अंडप, इसके अंतर्गत छोटे छोटे बीज इस प्रकार से हैं, इसीलिए इसको अंडप बोला जाता है। उसको कवर करके रखते हैं। जैसे गेहूं में आपने देखा होगा कि ऐसी कोई संरचना होती है जो गेहूं को चारों तरफ से कवर करके रखती है। ये आपका अंडाशय है, यानी बीजांड। और बीजांड में आप देखेंगे तो एक खुला हुआ भाग, मैं आपको बना के दिखाता हूं सारा। देखो ये हमारा बीजांड है, ठीक। समझ गए मेरी बात? ये हमारा बीजांड है। अब ये जो सबसे ऊपरी भाग है इसको बोलते हैं फनिकल। ये वाला जो भाग है इसको हाइलम बोलते हैं। ये वाला भाग हमारा हाइलम कहलाता है। उसके नीचे वाला, ये वाला भाग हमारा हाइलम है, ये फनिकल, ठीक है। ये है बीजांड द्वार, प्रवेश द्वार है बीजांड का। और ये बीजांड द्वारी सिरा, बीजांड द्वारी सिरा मतलब ये जो किनारे लगे हुए हैं इसके, इनको बोलते हैं बीजांड द्वारी सिरा। ये है आपका वाह्य आवरण। सबसे बाहर वाले आवरण को क्या बोलते हैं? वाह्य आवरण। और उसके अंदर जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं? अंतः आवरण। और इस वाह्य आवरण और अंतः आवरण के बीच में बीजांड काय होता है। और उस बीजांड काय के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? उस बीजांड काय के अंदर पाया जाता है भ्रूणपोष। अच्छा, ये पहली लेयर और ये हो गई आपकी दूसरी लेयर। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये अब जो बाहरी लेयर है उसको हम बोलेंगे बाह्य आवरण और अंदर वाली को अंतः आवरण। ये रहा आपका बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर क्या स्थित है? भ्रूणपोष। ये निभागीय सिरा, निचला वाला जो सिरा है उसको निभागीय सिरा कहा जाता है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आप मेरी बात को सहजतापूर्ण ले रहे होंगे। देखो एंटरटेनमेंट तो मैं आपको कर सकता हूं, लेकिन मेरी हॉबी है, सीरियस रहता हूं। जहाँ कि मेरा मानना है कि सीरियस लोग कहाँ रहते हैं? आईसीयू में, इसलिए सीरियस नहीं रहना चाहिए। मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। आप सीरियस रहिए क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं। मैं अपने हिसाब से सीरियस हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ, गुरु बीजाणु जनन। देखो जिस प्रकार मैंने बताया कि लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन, उसी प्रकार गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु के द्वारा, लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणुओं यानी पराग कणों का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणु जनन के द्वारा गुरु बीजाणु यानी अंडाशय, जिसमें कि अंडों का या फिर बीजों का विकास होता है। वो पराग मात्र कोशिका या वो लघु बीजाणु मात्र कोशिका और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणुओं की संरचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। देखो भैया ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन। बीजांड प्राय एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग होते हैं, मतलब संयुक्त होते हैं, जुड़े होते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य में समाहित होती है। बीजांड, यार इसका डायग्राम, पहले मैं इसका डायग्राम देखूं फिर। यहां से समझो। देखो जो गुरु बीजाणु जनन है मैं इसको समझाता हूं डिटेल में आपको। ये क्या है? गुरु बीजाणु जनन। सबसे पहले एक ये हमारा बाहर का है बीजांड का है, इसका कोशिका है और उसमें भी न्यूक्लियस है, ठीक है। ये बीजांड का है
और इसके अंतर्गत एक बड़ी सी कोशिका पाई जाती है जिसको गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगी तो दो कोशिकाएं बनाएगी, एक बनाएगी बीजांडुकाय और एक बनाएगा गुरु बीजाणु द्वितीयक। देखो ये जो बीजांडुकाय कोशिका थी वो तो सेम आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, लेकिन ये जो गुरु बीजाणु था वो उसमें अर्धसूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। जब ये अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये गुरु बीजाणु द्वितीयक में कन्वर्ट हो गई। अब ये फिर से विभाजन होगा। देखो यहीं से मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। मैंने आपको बताया था एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री का विभाजन का मतलब हुआ कि जब एक कोशिका से दो कोशिकाएं बने लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? समान। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या हुआ कि जब दो कोशिकाएं तो बने लेकिन उनमें गुणसूत्रों की संख्या समान ना हो, मतलब एक से दो बने और फिर दो से कितनी बन जाए? चार। यानी एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से दो गुरु बीजाणु चतुष्क बन गए, गुरु बीजाणु द्वितीयक बन गए और उनमें फिर से जब विभाजन हुआ तो उनकी संख्या कितनी हो गई? चार। देखो एक, एक से दो और दो से चार। अब उन चारों में से ये एक ऊपर की तरफ यानी दो ऊपर की तरफ, एक जो संरचना है सबसे ऊपर वाली वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी और नीचे वाली जो संरचना है वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगी। फिर से इनमें विभाजन होगा। अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? दो दो। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? दो दो। इन दोनों में विभाजन होगा तो कितनी हो जाएगी? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन और एक, चार। पहले दो, दो से चार और चार से आठ। इस प्रकार विभाजन होने के बाद में जो तीन कोशिकाएं हैं वो प्रतिव्यासांत के रूप में नीचे आ जाएंगी और जो दो कोशिकाएं हैं उनमें से एक कोशिका आपकी केंद्रीय कोशिका के रूप में विभाजित हो जाएगी और दूसरी बनाएगी दो ध्रुवीय केंद्रक। दो ध्रुवीय केंद्रक और सबसे ऊपर वाली जो कोशिका है ये वाली, ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका का निर्माण करेगी। ठीक है। अब जो ऊपर वाली ये तीनों कोशिकाएं दिख रही हैं ये आपके प्रतिव्यासांत में कन्वर्ट हो जाएंगी, सबसे ऊपरी भाग। ठीक है। और जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं वो तंतुरूप समुच्चय बनाएंगी और ये आपके दोनों ध्रुवीय केंद्रक, ये ध्रुवीय केंद्रक और ये है केंद्रकीय कोशिका, यानी जो बड़ी सी कोशिका, ये आपका हो गया अंड और अंडाशय के बाद ये दोनों आपकी कहलाएंगी सहायक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? सहायक कोशिकाएं। इतनी बात आप समझ चुके हैं। इसी चीज को अभी मैं 1 बाय 1 लाइनर करके दिखा रहा हूं, आपको समझाऊंगा। यहां बता चुका हूं, आगे सिर्फ रिवाइज करूंगा इसको। ठीक है। तो एक बार पुनः देख लीजिए आप। एक बड़ी सी कोशिका थी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर गुरु बीजाणु द्वितीयक बना, उनमें फिर विभाजन हुआ, गुरु बीजाणु चतुष्क बना। अब उनमें से ऊपर और नीचे की कोशिकाएं विभाजित हुई तो दो कोशिकाएं, दो से विभाजित होने के बाद चार कोशिकाएं, तीन कोशिकाएं ऊपर की तरफ ट्रेवल करेंगी जिनको सहायक कोशिका, जिनमें से दोनों सहायक कोशिकाएं कहलाएंगी, एक आपकी अंड कोशिका कहलाएगी। बीच वाले ये दोनों कोशिकाएं क्या कहलाएंगे? दो ध्रुवीय केंद्रक और ये दोनों कोशिकाएं प्रतिव्यासांत के रूप में करके मतलब परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये प्रतिव्यासांत जब ये संरचना बढ़ना शुरू होगी तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे प्रतिव्यासांत। ये आपका दो ध्रुवीय केंद्रक होगा और ये हो जाएगी आपकी केंद्रीय कोशिका। ये होगा अंड, ये सहायक कोशिका और ये तंतुरूप समुच्चय। गुरु बीजाणु जनन ये तो बता चुका हूँ भैया। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन ऑलरेडी आपको बता दिया है, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा। कौन सा विभाजन मैंने बताया था वहां पर? अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिसके कारण गुरु बीजाणु मात्रिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम या गुरु बीजाणु मात्राओं का चार गुरु बीजाणु मात्र मैंने बताया था भैया। एक बड़ी सी कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिका बनाएगी? दो। इन दोनों में विभाजित हुआ तो इन्होंने दो दो और बना दिया, यानी टोटल अब कितनी हो गई? चार। चार गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। ठीक है। स्त्री यानी मादा युग्मकोद्भिद, अब विकसित होगा मादा युग्मकोद्भिद। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणुओं में से एक कार्यशील, एक क्या क्या होता है? कार्यशील होता है, जबकि अन्य तीन अपविकसित यानी अपभ्रष्ट हो जाते हैं। चार यानी बीच में मैंने आपको क्या बनाकर दिखाया था? दो ध्रुवीय केंद्रक। इनमें विभाजन होगा तो इससे दो बनेंगे और इससे भी दो बनेंगे। ठीक है। अब इनमें से जो तीन हैं वो अपभ्रष्ट यानी अपविकसित, उनका कोई काम नहीं है। एक आपका जो है वो काम करेगा। ठीक है। ये बात कह रहा है जो अभी आपको मैंने समझाया था। केवल कार्यशील गुरु बीजाणुओं स्त्री युग्मकोद्भिद, जो कार्यशील होता है उसी से विकसित होता है स्त्री युग्मकोद्भिद,
और स्त्री युग्मकोद्भिद पुष्प के मादा भाग का प्रतिनिधित्व करता है। एक अकेले गुरु बीजाणु में भ्रूणपोष के बनने की विधि को बीजाणुज विकास कहा जाता है। गुरु बीजाणुओं के बनने की जो विधि है उसको क्या कहा जाता है? बीजाणुज विकास। बीजांड काय की, देखो बीजांड काय की कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जिनसे गुरु बीजाणु बनते हैं, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की गुणसूत्रता क्या होती है? आइए भ्रूणपोष के निर्माण का थोड़ा विस्तार से अध्ययन करें। प्योर एनसीईआरटी है भैया एकदम, इसलिए ऐसी चीजें आपको दिखाई पड़ रही, सही भी आपके लिए। क्रियाशील गुरु बीजाणु का एक केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा दो केंद्र की, यार ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक विभाजित होगा तो कितने बनेंगे। देखो वहां भी मैंने डायग्राम पे आपको समझा दिया है, लेकिन यहां भी एक बार समझा ही दे रहा हूं। समसूत्री विभाजन, ये केंद्रक है, समसूत्री विभाजन होगा, कितने बनेंगे? दो केंद्र की न्यूक्लियाई बनते हैं जो विपरीत ध्रुवों की ओर। अब एक चला जाएगा ऊपर की तरफ और एक किसके चला जाएगा? नीचे की तरफ, यानी विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। दो न्यूक्लिएटेड केंद्रीय, दो न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या हुआ कि ये जो भैया आपका केंद्रक था, मतलब दोनों, इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी थी? दो। मैंने बनाकर यहाँ पर दिखाई थी भैया आपको, ये इसमें कितने केंद्रक हैं? दो। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि दो न्यूक्लिएटेड केंद्रीय भ्रूणपोष की रचना करते हैं। दो अन्य क्रमिक समसूत्री विभाजन से चार केंद्रीय न्यूक्लिएट। अब इनमें विभाजन होगा तो चार बन जाएंगे, शुरुआत की बात मैं बता रहा हूं। और तत्पश्चात आठ केंद्रीय भ्रूणपोष की रचना करते हैं, टोटल 8 केंद्रक। देखो भैया ये हो गए 4, इनमें विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी? 2। ठीक, इसमें 1 था, 2 2 4 1, देखो 3 ये और 3 ये 6, कितने हो गए? 6। अब इस कोशिका में विभाजन जब हुआ तो पहले आपका देखिए 2 था, 2 से 4 और 4 से कितना हो जाएगा? 8। यानी अगर ये 2 बनाएंगी ना, ये और ये भी क्या बनाएगी? 2। तो अब ये दोनों इससे विभाजित हुई और फिर उन दोनों ने 2 बना लिया, तो टोटल 2 2 4 2 6 और 2 8। सेम है पैटर्न इसका, देखो 1 और 2 3 और 1 4 1 5 6 7 और 1 8 न्यूक्लिएट की रचना करते हैं। ये बना के मैंने आपको दिखा दिया न्यूक्लिएट। यहां पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक, यानी मुक्त केंद्रक को प्रोड्यूस करने के लिए है। इससे जो केंद्रक निकलेगा वो किसी से जुड़ा नहीं होगा। केंद्रकीय विभाजन मतलब केंद्रक का जब विभाजन होगा तुरंत ही कोशिका भित्ति की रचना नहीं अनुपालित की जाती है। 8 न्यूक्लिएटेड चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। इस प्रकार एक प्रारूपी अभी बना के दिखा दिया भैया। 8 न्यूक्लिएटेड केंद्रक मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणपोष का संगठन होता है। भ्रूणपोष के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती है और संयोजित होती है। देखो जैसे मैं बोलूँ 8 बने थे टोटल, देखो यही 3 2 5 2 7, जैसे 3 ये हो गए और 3 2 5 5 2 7, एक ये और एक इसके जस्ट पीछे, कितना हो गया? 8। या फिर आप यहीं से भी देख सकते हैं, ये देखो 4 ये और 4 ये। तंत्र रूप समुच्चय वगैरह मैं आपको समझा चुका हूं। सबसे लास्ट वाला पार्ट हमारा ये है तंत्र रूप समुच्चय, जो कि यहां पर लिखा हुआ है आपका। कोशिकाएं एक साथ समूहीकृत होकर अंड उपकरण क्या बनाती हैं? अंड उपकरण बनाती हैं, एक समुच्चय के निर्माण करती हैं। इसको समुच्चय यानी तंत्र रूप समुच्चय। 2 सहायक कोशिकाएं तथा एक अंड कोशिका निहित होती है। 2 सहायक कोशिका, देखो ये दोनों है सहायक कोशिका और ये जो आपकी बीच वाली कोशिका है, ये कौन सी कोशिका है? अंड कोशिका। बनाया था मैंने भैया आपको ऑलरेडी, पूरा डायग्राम में मैंने चीजें समझा दी हैं।
बीजांड द्वारी छोर जिसे तंतुरूप समुच्चय कहते हैं, एक विशेष सहायक कोशिका का स्फुरन होता है। वहां पर कौन सी कोशिका पाई जाती है? सहायक कोशिका। जो सहायक कोशिकाओं में पराग नालिकाओं को दिशा निर्देश करती है भैया, ये पराग नालिका के प्रवेश का द्वार है। ये क्या है? पराग नालिका के प्रवेश का द्वार। बता चुका हूं ऑलरेडी, लेकिन मैं सोचूं एक बार फिर से आपको जोड़ दूं। अब समझ गए पराग नालिका का द्वार क्या है। अब हम कहां थे? ये तो बता चुका हूं आपको। भ्रूणपोष के अंदर कोशिकाओं का वितरण, ये भी बता चुका हूं। आगे देखिए, जो सहायक कोशिकाओं में पराग नालिकाओं के प्रवेश को दिशा निर्देश देती है, बताया ना आपको। पराग नालिका अभी बना के दिखाया तुरंत भैया, ऐसे मैंने। ये पराग नालिका के प्रवेश का द्वार उपलब्ध कराएगी। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय कैलजा के छोर पर होती हैं। ये तीनों कोशिकाएं, इसको बोलते हैं निभाग यानी कि कैलजा। ठीक है। इसमें 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती हैं। 2 ध्रुवीय का मतलब क्या हुआ कि एक ऊपर की तरफ इलॉन्गेशन करने वाली और एक नीचे की तरफ इलॉन्गेशन करने वाली। एक प्रारूपीय आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लिएटेड, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो बात है, न्यूक्लियस यानी 8 न्यूक्लीकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होता है। इसका मतलब क्या है कि जो केंद्रक होंगे उनकी संख्या कितनी होगी? 8, और जो कोशिका होगी उनकी संख्या क्या होगी? 7। यानी एक कोशिका, 6 में तो 6 होगा, लेकिन एक जो कोशिका होगी वो द्विध्रुवीय न्यूक्लियाई वाली होगी, यानी उसमें जो केंद्रकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2। ठीक है। तो 7 से 7 हो गया और एक में एक्स्ट्रा हो गया, 8 हो जाएगा, यानी 8 ध्रुवीय केंद्र के युक्त होता है। ये आपको बता ही चुका हूं ऑलरेडी। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए लेकर आएंगे बेहतरीन से बेहतरीन